गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 में बायोटेक्नोलॉजी का भाग 6 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों भाग 5 में हम लोग जो है पुनर्योगज डीएनए की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, प्रोसेस का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था कि जो आपका पुनर्योगज डीएनए है उसकी प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होती है। और पहला चरण हमने देखा था आपके भाग 5 में कि किस तरह से हम डीएनए को पृथक्करण कर उनका वर्णन करते हैं। और दूसरा जो चरण है वह है वाहक डीएनए का चयन और तीसरा चरण इसका है वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना। और चौथा और अंतिम चरण है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। यह 4 चरण है बच्चों। इन 4 चरणों में आपके जो पुनर्योगज डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इनकी प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसका मैंने पहला चरण जो है अध्ययन कर लिया था भाग 5 में। आज भाग 6 में इसके दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वाहक डीएनए का चयन। तो चलिए बच्चों अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और वाहक डीएनए के चयन को हम लोग क्लोनिंग वाहक कहते हैं। तो बच्चों यह क्लोनिंग वाहक क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्लोनिंग वाहक क्या है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों यह क्लोनिंग वाहक क्या है। तो क्लोनिंग वाहक बच्चों डीएनए अणु को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करके स्वतंत्र रूप से डीएनए का प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता तथा वांछित डीएनए को जोड़ने की क्षमता को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। बच्चों ये जो क्लोनिंग वाहक होता है इसमें मुख्यतः 2 विशेषता होती है। एक विशेषता यह होती है कि वह क्या करता है कि जब हम, क्योंकि जो क्लोनिंग वाहक है यह डीएनए अणु ही होता है, यह डीएनए अणु ही होता है। जब इस डीएनए अणु को किसी पोषक में स्थानांतरित करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता रखता है। यह प्रतिकृतिकरण क्या है बच्चों, अर्थात वह अपनी असंख्य कापियां बनाने की क्षमता रखता है और वह वांछित डीएनए को जोड़ने की भी क्षमता रखता है। ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वाहक डीएनए कहते हैं। जैसे बच्चों हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। जब हम इंसुलिन का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक जो है हमने ह्यूमन सेल से एक कोशिका हमने निकाला था, डीएनए का एक खंड निकाला था और मैंने बैक्टीरिया से डीएनए का एक खंड निकाला था। तो जो बैक्टीरिया का आपका डीएनए खंड था जो आपका प्लाज्मिड था बच्चों इस तरह से, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, वांछित डीएनए अर्थात जो आपका इंसुलिन वाला डीएनए था, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, इस वांछित डीएनए को हमने इसमें जोड़ दिया था। इस तरह से वांछित डीएनए को हमने जोड़ दिया था। ठीक है, अब पुनः इस जो है डीएनए को हमने क्या किया था, इस डीएनए को हम किसी दूसरे, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। अर्थात किसी पोषक में इसको क्या कर दिया था, इसको हम स्थानांतरित कर दिया था। और यहाँ पर यह क्या करते थे, अपना जो है असंख्य प्रतिलिपियां तैयार करता है। इस तरह से अपनी असंख्य प्रतिलिपियां तैयार करता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से अपनी असंख्य प्रतिलिपियां तैयार करता है। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका क्लोनिंग वाहक।
ठीक है। यह जो है आपका डीएनए का ही एक अणु होता है और इसमें दो विशेषताएं होती हैं बच्चों। एक, अपनी प्रतिलिपियां तैयार करने की क्षमता रखता है ये, और दूसरा, दूसरे वांछित डीएनए को या विदेशी डीएनए को, ठीक है, जोड़ने की क्षमता भी रखता है। उसे ही हम क्लोनिंग वाहक कहते हैं। और क्लोनिंग वाहक में बच्चों दो आता है, एक प्लाज्मिड होता है और दूसरा होता है, एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड। यह क्या है? यह क्लोनिंग वाहक है। और दूसरा जो क्लोनिंग वाहक है वह है बैक्टीरियोफेज। वह है बच्चों बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, यह दोनों क्या है बच्चों? यह दोनों क्लोनिंग वाहक है, क्योंकि दोनों में वह विशेषता है। क्या विशेषता है? दोनों अपनी अनेक या असंख्य प्रतिलिपियां तैयार कर लेती हैं तथा वांछित डीएनए को या विदेशी डीएनए को जोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज को हम क्लोनिंग वाहक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरियोफेज है और जो प्लाज्मिड है, इन दोनों जो है आपका क्लोनिंग वाहक है, लेकिन दोनों में सबसे अधिक प्रयोग प्लाज्मिड का ही किया जाता है। बैक्टीरियोफेज का प्रयोग कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज है, इनके डीएनए का जो अणु है वह छोटा होता है, जिसके कारण जो है, जो हम वांछित डीएनए है, ठीक है, वह बहुत कम लंबाई के डीएनए को ही इसमें जोड़ पाते हैं। इसलिए बैक्टीरियोफेज का प्रयोग हम जो है क्लोनिंग वाहक में कम करते हैं। सबसे अधिक जो है हम जो प्रयोग करते हैं वह प्लाज्मिड का ही करते हैं। यह जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो से आप यह मत समझ लीजिएगा कि यह बैक्टीरिया है, नहीं बच्चों। फेज का मतलब होता है भक्षण करने वाला, ठीक है, अर्थात यह बैक्टीरिया को भक्षण करने वाला है, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला है। यह बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। देखिए, यह एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। तो बैक्टीरियोफेज की यह आपका बैक्टीरियोफेज है बच्चों, ठीक है। इस तरह से इसकी संरचना होती है बैक्टीरियोफेज की। इस तरह से आपका यह बैक्टीरियोफेज होता है। और यह जो है आपका, यहां पर मान लीजिए यह आपकी जो है कोई जो है बैक्टीरिया है, तो जो आपका यहां बैक्टीरिया का आपका यह डीएनए है, ध्यान रखिएगा, जो यह बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए यहां पर होता है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए यहां पर होता है और इसी बैक्टीरियोफेज के डीएनए में वांछित डीएनए को, यहां पर वांछित डीएनए को इस तरह से जोड़ा जाता है। और यह जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, यह जो इसकी पूंछ है, यह इसकी पूंछ जो है, जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की सतह पर यह चिपके हुए होते हैं। और यह आपका अपना आनुवंशिक पदार्थ, अपना डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर देता है और इसकी यहाँ पर अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, यह जो बैक्टीरियोफेज है यह भी क्लोनिंग वाहक का कार्य करता है, ठीक है। अर्थात यह भी अपनी जो है असंख्य कापियां बना सकता है तथा दूसरे डीएनए को, अर्थात वांछित डीएनए को जोड़ भी सकता है। इसलिए बैक्टीरियोफेज यह भी क्लोनिंग वाहक का कार्य करता है। क्लोनिंग वाहक में जो अधिक जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, बैक्टीरियोफेज में जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है यम-13 फेज, ठीक है। यह एक बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज में इसी का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, यम-13 फेज, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि क्लोनिंग वाहक क्या है। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड के विषय में। अब हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं कि यह प्लाज्मिड क्या है, उसके बाद हम इसके अन्य विशेषताएं भी हैं क्लोनिंग वाहक का, जिसका हम अध्ययन करेंगे।
बच्चों हमने देखा था कि यह जो है आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो जीनोम पाया जाता है उसके अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक है। एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए होता है। इसी वृत्ताकार डीएनए को ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। और यह जो देखिए वृत्ताकार जो है डीएनए है, ठीक है, वह इनके जो छोर है वह स्वतंत्र नहीं होते, वह एक दूसरे से देखिए बंधे रहते हैं। ये देखिए यह वाला जो है, जो इनका जीनोम है, ठीक है, जो वास्तविक इनका डीएनए है, यह रैखिक होते हैं, लंबाई में होते हैं, इनके दो छोर है। लेकिन यह जो वृत्ताकार डीएनए है बच्चों, ठीक है, इनके छोर नहीं होते, वह एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो यदि अगर हम देखा जाए, क्योंकि जो है वृत्ताकार जो डीएनए है इसको इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो इनके जो नाइट्रोजनी क्षार है इस तरह से यह जुड़े होते हैं और इसमें जो है स्वतंत्र छोर नहीं होते, वह एक दूसरे से ये सब क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन हम जो है जो आपका प्लाज्मिड है उसको इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो यह बच्चों आपका प्लाज्मिड रहा। और ध्यान रखिएगा जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया को बच्चों हम इसका पूरा नाम अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं इस्चीरिशिया, इस्चीरिशिया, इस्चीरिशिया कोलाई। यह एक बैक्टीरिया है बच्चों, ठीक है, जिसको हम शार्ट भाषा में या शार्ट फॉर्म में बोलते हैं ई कोलाई। तो जो ई कोलाई होता है इसका पूरा नाम होता है बच्चों इस्चीरिशिया कोलाई। जो इस्चीरिशिया कोलाई या ई कोलाई जो आपका है बैक्टीरिया, उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है, इनके प्लाज्मिड को अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं PBr 322। ध्यान रखिएगा बच्चों, PBr 322 क्या है, ठीक है, यह एक प्लाज्मिड है। किसका प्लाज्मिड है, यह ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। अर्थात जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसी से निकाला गया है यह प्लाज्मिड। अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उन्हीं को कहा जाता है PBr 322, ठीक है। यह ई कोलाई बैक्टीरिया अर्थात इस्चीरिशिया कोलाई का यह प्लाज्मिड है, इसी को कहा जाता है PBr 322। PBr 322 इनका नामकरण कैसे पड़ा बच्चों, तो इनका नामकरण अगर हम देखें तो यह जो P है बच्चों, यह जो P है, यह P से आपका प्लाज्मिड हो गया, P से प्लाज्मिड हो गया। और यह B और R यह दोनों वैज्ञानिक का नाम है। एक है बोलीवार, B से बोलीवार, और R, यह जो R है बच्चों, इस R से रोडीगेज, रोडीगेज। ध्यान रखिए बच्चों, अब तो आपको यह क्लियर हो गया कि यह PBr 322 क्या है। PBr 322 एक प्लाज्मिड है। किसका है, ई कोलाई बैक्टीरिया का। अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड निकाला गया उसी का नाम है PBr 322। इनका नामकरण कैसे पड़ा बच्चों, तो इनका नामकरण ध्यान रखिए, यह जो P है वह P प्लाज्मिड है, B और R यह वैज्ञानिक है जिन्होंने इनका नाम रखा, अर्थात जिन्होंने इनकी खोज की। तो BR यह वैज्ञानिकों का प्रथम नाम है। तो दो वैज्ञानिक है B और R। B जो नाम है वह है बोलीवार और R है रोडीगेज। यह दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने ही ई कोलाई बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकाला था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा PBr 322।
पी माने प्लाज्म और बी आर यह वैज्ञानिकों का प्रथम वाला अक्षर है, प्रथम अक्षर है। बी बोलीवार और आर रोड्रिगेज और 322। तो यह इनका नामकरण हुआ बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसी से यह निकाला गया है PBr 322। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों देखा कि जो क्लोनिंग वाहक है, क्लोनिंग वाहक किसे कहते हैं, यह हमने देखा कि क्लोनिंग वाहक वही डीएनए होगा जिसमें दो गुण होगा। एक क्या होगा, एक गुण वह होगा कि अपनी वह असंख्य प्रतिलिपियां बना सके और दूसरा वांछित डीएनए को जोड़ सके। ठीक है, और हमने देखा कि क्लोनिंग वाहक दो होता है, एक प्लाज्म में होता है और दूसरा बैक्टीरियोफेज होता है। प्लाज्म में मैंने देखा कि ई कोलाई बैक्टीरिया से जो प्लाज्म निकाला गया उसका नाम है PBr 322। अब देखते हैं यह जो क्लोनिंग वाहक है इसकी जो है कुछ गुण है, कुछ विशेषताएं हैं। तो इनके गुणों और इनकी विशेषताओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं और इसके विषय में भी हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि यह PBr 322 क्या है। तो यही है आपका जो है PBr 322 का पूरा चित्र। और इस चित्र को अर्थात जो नामकरण किया गया है इनको हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, इनको याद करने के लिए हम जो ट्रिक बताएंगे बच्चों, वह इसके अगले वीडियो भाग 7 में इसको कैसे याद किया जाएगा इसका ट्रिक हम बताएंगे भाग 7। ठीक बच्चों, तो यहां ध्यान रखिए कि यह क्या है, यह PBr 322 एक प्लाज्म है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपकी विशेषता बताई गई, पहली विशेषता क्या है, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति। ठीक है, यह क्या है, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति, अर्थात जो यह अपनी असंख्य कापियां बनाएंगे, उस असंख्य कापियां बनाने के लिए, ठीक है, एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहां से प्रतिलिपियां आपका बनना, उसकी कापियां बनना प्रारंभ क्या है, ओराई स्थल है, यहीं से इनकी प्रतिलिपियां, ठीक है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जो भी प्लाज्म है, क्लोनिंग वाहक है, ठीक है, उसमें जो है क्या होना चाहिए, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति अर्थात ओराई स्थल होना चाहिए जहां से इनकी जो प्रतिलिपियां हैं, जो कापियां हैं, ठीक है, वह बनना शुरू हो सके। तो यहीं से इनकी जो है प्रतिलिपियां अर्थात इनकी कापियां बनना शुरू होती है। इन्हीं को हम कहते हैं ओराई स्थल, प्रतिकृतिकरण की ओराई स्थल। तो यह आपका ओराई स्थल है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, वर्ण योग्य चिन्हक। कुछ ऐसे चिन्हक होने चाहिए, ठीक है, जो यह जो प्लाज्म है, जो प्लाज्म का समूह है, उन समूह से इसको अलग किया जा सके। कुछ ऐसे पहचान, कुछ ऐसे चिन्हक होने चाहिए जो समूह से इनको अलग किया जा सके। जितने प्लाज्म के समूह हैं उन समूहों में से इस प्लाज्म को अलग किया जा सके, उन चिन्हक को हम देखिए कहते हैं, देखिए यह है टेट्रासाइक्लिन। इसको हम लिखते हैं, अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो इसको लिखते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बच्चों, यह टेट्रासाइक्लिन है। यह टेट्रासाइक्लिन क्या है, यह प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे इसका कार्य क्या है। तो देखिए, तो इस जो है, जो आपका यह प्लाज्म है, प्लाज्म पर एक जो है जरूर आपका क्या होना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करने वाला एक स्थल जरूर होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस प्लाज्म पर जो है, इस प्लाज्म में PBr 322 में, ठीक है, दो आपके क्या है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करने वाले, देखिए दो है। एक यहाँ पर मैंने लिख दिया टेट्रासाइक्लिन और दूसरा देखिए ये AMPR। ठीक है, यह है आपका, ठीक है, एम्पियर, यह है एम्पिसिलिन। तो यह दो जो है देखिए PBr 322 में दो क्या है, वर्ण योग्य चिन्हक है। इन्हीं को वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं, किसको, टेट्रासाइक्लिन को और एम्पिसिलिन को। यह दोनों वर्ण योग्य चिन्हक हैं और यही दोनों क्या करते हैं, जो
प्लाज्मिड का जो समूह है उन समूहों में से इसको अलग करता है। कैसे अलग करता है बच्चों, यहाँ ध्यान दें कि मान लीजिए जो है बहुत से जो है आपके जो प्लाज्मिड का समूह है, एक ऐसा प्लाज्मिड है, मान लीजिए एक ऐसा प्लाज्मिड है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन जो है साइक्लिन है, लेकिन जो है आपका इसमें जो है एम्पिसिलिन नहीं है। यदि हम जो है किसी बैक्टीरिया में या किसी में हम जिसमें एम्पी जो आपका मान लीजिए हम इसमें डाल देते हैं, दो बैक्टीरिया है, एक आपका ये है और दूसरा जो है यह है जिसमें जो एम्पिसिलिन है, इसमें एम्पिसिलिन है, ठीक है। चले इन दोनों प्लाज्मिड को, यह एक प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन है और दूसरा यह प्लाज्मिड है जिसमें जो है आपका एम्पिसिलिन, यह दो आपका जो है प्लाज्मिड है। हमने जो है एक में जो है और जो मैंने यह बर्तन लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें टेट्रासाइक्लिन को डाल दिया, इसमें क्या मैंने डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन को डाल दिया। जब हम इसमें टेट्रासाइक्लिन को डालते हैं तो यह क्या करता है, क्योंकि देखिए इस प्लाज्मिड में जो है टेट्रासाइक्लिन है, इसमें टेट्रासाइक्लिन है, तो यह क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन यह इससे इसकी रक्षा करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन है इसलिए यह नष्ट नहीं होगा, और जिस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन नहीं है वह नष्ट हो जाएगा। अर्थात यह देखिए इसमें जो है आपका क्या है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है बल्कि इसमें क्या है, एम्पिसिलिन है, इसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं है, हमने इसमें क्या डाला है, टेट्रासाइक्लिन डाला है। तो यह टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, जिस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ठीक है, उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। अर्थात ये जो एम्पिसिलिन वाला था इसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, इसको नष्ट नहीं करेगा। अर्थात इस तरह से हम जो इस टेट्रासाइक्लिन वाला जो प्लाज्मिड है इसको हम अलग कर लेते हैं, अर्थात इसकी पहचान कर लेते हैं, इसको वर्ण कर लेते हैं। यही होता है वर्ण योग्य चिन्ह, और प्रत्येक जो प्लाज्मिड में वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए, जिससे हम जो प्लाज्मिड के समूह से उसको हम चयन कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए PbR322 जो ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में है, यहाँ पर देखिए दो वर्ण योग्य चिन्ह आपके हैं, एक क्या है टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है एम्पिसिलिन। इसी तरह से प्लाज्मिड में अनेक जो है वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को प्रदर्शित करता है, एंटीबायोटिक को प्रदर्शित करता है। तो यही होता है वर्ण योग्य चिन्ह। तो प्रत्येक प्लाज्मिड में वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए। जैसे PbR322 में आपके दो वर्ण योग्य चिन्ह हैं, एक टेट्रासाइक्लिन और दूसरा एम्पिसिलिन। यह दोनों प्रतिरोधक क्षमता अर्थात एंटीबायोटिक को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता को, उनके रेजिस्टेंस को जो क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए अब हम तीसरे स्थान पर आते हैं, क्लोनिंग स्थल। यह क्लोनिंग स्थल क्या है बच्चों, तो प्रत्येक जो आपका प्लाज्मिड में है इस प्लाज्मिड में अनेक क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। यह क्लोनिंग स्थल क्या है बच्चों, यह जो आपका प्लाज्मिड में है, ठीक है, इस प्लाज्मिड पर कुछ अवांछित जो है जीन भी उपस्थित होता है। हम क्या करते हैं, इस क्लोनिंग स्थल से, ठीक है, जो अवांछित जीन है उसको हम काटकर बाहर कर देते हैं और वांछित डीएनए को जोड़ देते हैं, ठीक है। और वह क्लोनिंग स्थल क्या है, यह क्लोनिंग स्थल अर्थात वही बच्चों क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट। जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम जो होता है वही क्लोनिंग स्थल कहलाता है, और उसी स्थान पर उसको कट करता है और कट करके जो अवांछित जीन है उसको बाहर कर देता है और जो वांछित डीएनए के खंड है उसको जोड़ देता है। इसलिए प्रत्येक प्लाज्मिड पर जो है क्लोनिंग स्थल जो है होने चाहिए। देखिए इसमें अनेक जो है इस PbR322 में अनेक क्लोनिंग स्थल है, ठीक है। अर्थात जो है आपका देखिए रेस्ट्रिक्शन साइड है,
पहला देखिए यहाँ पर जो आपका टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन में जुड़ा हुआ है बाम H1। बाम H1 क्या है? बाम H1 आपका जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है। ठीक इसी तरह से देखिए हिंद थर्ड भी क्या है बच्चों? आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है। इको आर1 भी क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है। ठीक है, जो है आपका सार, यह भी क्या है आपका? यह भी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है। इस तरह से देख रहे हैं आप, अनेक जो है क्या है, इस पर आपके जो है रिस्ट्रिक्शन साइड है और उसी साइड पर काट कर जो अवांछित जीन है उसको बाहर कर देता है और जो वांछित डीएनए है उसको जोड़ देता है। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें क्लोनिंग स्थल में, जैसे यह आपका है, ठीक है, यह बाम H1 है। मान लीजिए बाम H1 से मैंने इसको काट दिया। जब हम बाम H1 से इसको काट देते हैं तो इसके साथ जो टेट्रासाइक्लिन है यह भी बाहर चला जाता है। अगर हम देखिए बच्चों यहाँ से बाम थर्ड क्या है? यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, अर्थात रिस्ट्रिक्शन साइड है, यहीं से इसको कट करेंगे। चलिए अगर हम बाम H1 से कट कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसके साथ साथ यह आपका जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन भी यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्या? हमारा वांछित डीएनए। हम वांछित डीएनए को यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं। इसलिए प्रत्येक प्लाज्म पर कुछ रिस्ट्रिक्शन साइड जो है होना जरूरी है, कम से कम एक रिस्ट्रिक्शन साइड होना चाहिए जिससे जहां पर हम उसको काट कर जो है वांछित डीएनए को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से अनेक जो है साइड है, हिंद थर्ड है, ठीक है, इको आर1 है, इस तरह से अनेक साइड है जहां पर हम इसको काट कर जो है जो अवांछनीय जीन है अर्थात जो टेट्रासाइक्लिन है उसको भी जब हम काटते हैं तो टेट्रासाइक्लिन भी क्या होता है? इसके साथ बाहर चला गया और हम वांछित डीएनए को इसके साथ जोड़ देंगे। अब जब हम इसको अलग करने के लिए हम जो मिलाएंगे, जो वर्ण योग चिन्हक मिलाएंगे, वह क्या मिलाएंगे? वह आपका एम्पिसिलिन मिलाएंगे। क्योंकि यदि हम इस पर जो है टेट्रासाइक्लिन मिलाते हैं, क्योंकि अब देखिए टेट्रासाइक्लिन यहाँ नहीं है, ये क्या किए हम जो है बाम H1 से कट करके वह क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन भी बाहर हो गया। अब यदि हम इसमें टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, उसके प्रतिरोध को, ठीक है, इसमें प्रतिरोध नहीं है अब, ठीक है। तो अब यदि टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी भी एक वर्ण योग चिन्हक मौजूद है, क्या है? एम्पिसिलिन। तो यदि हम एम्पिसिलिन को डालते हैं तो यह एम्पिसिलिन में नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन के प्रतिरोधक क्षमता को यह क्या करेगा? दर्शाता है, ठीक है, तो यह नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्लोनिंग वाहक है, ठीक है, हमने जो प्रोसेस देखा, ठीक है, पुनर्योगित डीएनए का प्रोसेस जो है दूसरा जो प्रक्रिया था उसमें देखा कि किस तरह से वाहक डीएनए का हम चयन करते हैं। वाहक डीएनए का जो चयन है उसी को ही हम क्लोनिंग वाहक कहते हैं। और क्लोनिंग वाहक किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? प्रतिकृतिकरण की क्षमता हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिलिपियां, असंख्य प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता हो और दूसरे डीएनए या विदेशी डीएनए या वांछित डीएनए को जोड़ने की क्षमता हो, उसे ही हम क्लोनिंग वाहक कहते हैं। हमने देखा कि यह दो होता है, एक प्लाज्म में होता है, दूसरा फेज जो है बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज का प्रयोग हम कम करते हैं क्योंकि उनके डीएनए की जो अणु है वह छोटे होते हैं, इसमें जो उसमें डीएनए के खंड जोड़ते हैं वह छोटे ही जोड़ पाते हैं, इसीलिए जो है हम प्लाज्म का अधिक प्रयोग करते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसी से ही हमने PBR 322 को निकाला है, अर्थात यह ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्म है। इनका नाम कैसे रखा गया? P प्लाज्म है, BR इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम है। इस तरह से यह प्लाज्म है और प्रत्येक प्लाज्म पर जो है प्रतिकिरण की जो है उत्पत्ति होती है, एक स्थल होता है जहां से प्रतिलिपिकरण प्रारंभ होता है, जिसको हम ओराई कहते हैं।
उसके बाद जो है वर्ण योग्य इसमें चिन्हक होते हैं, अनेक वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। जैसे हमने देखा था कि PbR 322 में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, यह जो क्या है वर्ण योग्य चिन्हक है, ठीक है, यह प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। और क्लोनिंग स्थल, इसमें क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए जिससे जो अवांछित जीन है उसको बाहर किया जा सके, ठीक है, और वांछित DNA खंड को जोड़ा जा सके। जिस तरह से देखिए अनेक जो है इस पर क्या है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, ठीक है, अर्थात रिस्ट्रिक्शन साइड है जहां से हम इसको काटते हैं। INF3, EcoR1 जो है आपका BALH1, SALC1, ठीक है, PST1, ठीक है, इस तरह से अनेक जो है इस पर ये साइड है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है हम जो है क्लोनिंग वाहक, ठीक है, अर्थात अपने जो है वाहक DNA का चयन करते हैं, इस तरह से हम वाहक DNA का चयन करते हैं। तो इसी तरह से यह मेरी दूसरी प्रक्रिया पूरी हो गई। और भाग 7 में हम जो यह आपका PbR 322 है इसको कैसे याद किया जाएगा इसका ट्रिक हम बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।